हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजश्री, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज मैं बात करूंगी मौर्य काल के पतन के कारण। हम पिछले काफ़ी वीडियोस में हम देख चुके हैं कि मौर्य जो काल था जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जिस काल में महान अर्थशास्त्री, आपके कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ कौन हुए? कौटिल्य हुए। उसके बाद बिंदुसार हुए और अशोक महान, जिससे आप भली भांति वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने भारत में धम्म का प्रसार किया, उसके बारे में हम देख चुके हैं। मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, मौर्य काल का प्रशासन कैसा था, इसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस काल का समाज कैसा था, इसके बारे में भी हम पिछले काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आज इसी कड़ी में हम देखेंगे मौर्य काल के पतन के कारण। ये भी आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है उसके अंदर भी कई बार पिछले सालों के क्वेश्चन में आया है कि मौर्य काल के पतन के क्या कारण थे। जो मौर्य काल जिसने प्रथम बार भारत में एक चक्रवर्ती सम्राट के अधीन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं न केवल पाकिस्तान अपितु उस काल में जो अफगानिस्तान भी भारत के अंदर ही आता था, वहाँ तक भारत की सीमाएं थी। वो शासक, वो साम्राज्य थोड़े दिनों में ही पतन हो गया। तो इस पतन के पीछे क्या क्या कारण थे, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिस कारण इतने विशाल साम्राज्य का इतने अल्प काल में ही पतन हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि अशोक के बाद जो उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो इतने योग्य नहीं थे और धीरे धीरे उनमें उतनी महानता भी नहीं थी जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक में थी। इसलिए अशोक के बाद जो मौर्य काल का पतन चालू हो गया, इसी के तहत हम इसके अंदर इसके कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो जब हम इसके कारणों की बात करते हैं तो पहली बात, जो पहला जो मुख्य जो कारण आता है इसके पतन का, वो है आपका निर्बल या अयोग्य उत्तराधिकारी। हम देखते हैं कि अशोक के बाद के काल में जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए, एक के बाद एक, वो सारे निर्बल उत्तराधिकारी हुए। अब आपको पता है कि मौर्य जो साम्राज्य था वो क्या था? राजतंत्र था। और कोई भी जो राजतंत्र होता है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है? उसका केंद्र बिंदु होता है राजा। जब राजा बहुत अधिक योग्य होता है तो वो शासन को संभाले रखता है। उस पूरे सम्राट की जिम्मेदारी होती है पूरे राज्य की। अर्थात हम देखते हैं कि पूरा राज्य का जो भार होता है वो सम्राट पे होता है। लेकिन जब योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा, राजा ही योग्य नहीं होगा, तो क्या होगा? तो साम्राज्य का विनाश होना संभव है। तो हम देखते हैं कि जब अशोक के बाद के जितने भी उत्तराधिकारी हुए, जितने भी शासक हुए, वो इतने योग्य नहीं थे कि जो इतने विशाल साम्राज्य का भार अपने पे उठा पाए और इसीलिए इस साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण हम देखते हैं वो है केंद्रीय शासन की निर्बलता। ये भी कारण आपके राजा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यदि ऊपर का जो सम्राट होता है वही महत्वपूर्ण, जो ही वही योग्य व्यक्ति नहीं हो, तो जितने भी केंद्रीय शासन में जितने भी मंत्रीगण होते हैं या जितने भी अधिकारी होते हैं वो अपने आप निर्बल होते चले जाते हैं। क्योंकि वो लोग क्या होते हैं कि वो अपनी गुटबंदियों में शिकार हो जाते हैं, वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लग जाते हैं, क्योंकि उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए केंद्रीय शासन की धीरे धीरे निर्बलता होगी। और जब केंद्रीय शासन निर्बल हो गया तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है दूरस्थ प्रदेशों पे। जो सीमांत राज्य थे, जो दूरस्थ राज्य थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन दूरस्थ राज्यों पर अब नियंत्रण रखने के लिए एक योग्य शासक का अभाव हो गया था। इसके अलावा जो प्रांतीय राज्य थे उन पर भी जब नियंत्रण नहीं रहा तो प्रांतीय राज्यों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने अपने राज्य या अपने अपने प्रांतों को स्वतंत्र करके अपने अपने राज्य बना लिए। जैसे अशोक के एक पुत्र जालोक ने कश्मीर में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसी प्रकार तारानाथ ने भी एक उल्लेख किया है कि वीरसेन नामक राजकुमार ने भी गांधार में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय शासन के निर्बल होने के कारण जो प्रांतीय राज्य हैं वो अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर लेते हैं और इससे केंद्रीय शासन जो एक साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन हो जाता है। एक जो महत्वपूर्ण जो कारण पतन में जो आया है देखते हैं हम मौर्य साम्राज्य का, वो था कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार। हमें उस काल के कई ऐसे तथ्य मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उस काल में जो प्रांतीय शासक थे वो जनता पर अत्याचार करने
लग गए थे। क्यों, जैसे कि जो अभिलेख मिले हैं अशोक के काल में, उसमें भी अनेक विद्रोहों का जिक्र है। पहला जो विद्रोह था वो बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था और दूसरा अशोक के समय में। और इन दोनों ही विद्रोहों का मूल कारण राज्याधिकारियों के अत्याचार या प्रजा का शोषण माना गया है। इसीलिए अशोक ने व्यवस्था की थी कि प्रति 5वें वर्ष जो जो प्रांतीय जो दूर के राज्य हैं या दूरस्थ प्रांत है उनका सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दौरा किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में बार बार प्रांतीय शासकों के अत्याचारों का उल्लेख पहले भी आया है, लेकिन जब आपका केंद्रीय शासन सबल नहीं रहा, जब आपका राजा योग्य नहीं रहा, तो इन जो प्रांतीय शासक थे इनके अत्याचार बढ़ गए और जनता का शोषण होने लग गया। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो आता है अत्याचारी शासक। तो हम देखते हैं कि न केवल प्रांतीय शासक अत्याचारी थे, अपितु अशोक के बाद कुछ ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु जनता पर अत्याचार किए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस शासक का नाम आता है वो है शालीशुक। शालीशुक ने भी जनता पर अत्यधिक अत्याचार किए। इसके हमें उस काल के अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक जो महत्वपूर्ण जो कारण साम्राज्य के पतन में जिम्मेदार ठहराया जाता है वो है राज दरबार की दलबंदी। ठीक है, जो मुगल जो राज दरबार था वो इस काल में जब पतन के दौर से गुजर रहा था तो उसमें मंत्री एवं उच्च अधिकारियों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अलग अलग क्या बन गए थे, गुट बन गए थे। और इन गुटबाजियों कारण, आपसी विवादों के कारण जो राज दरबार में क्या हो गई थी, अशांति हो गई थी और शासन तंत्र धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, खोखला होता जा रहा। क्योंकि अब जो प्रमुख अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती थी या प्रमुख जो पदों पर जो नियुक्ति होती थी वो योग्यता के आधार पर ना होकर किसके आधार पर होती थी, दलबंदी के हिसाब से होने लगी थी। और जब आपको पता है कि जब एक ही चीज़ के लिए दो दो गुट बन जाते हैं तो एक गुट सोचता है कि मेरा व्यक्ति वहाँ पहुँचे उच्च पद पर, दूसरा गुट सोचता है कि मेरा व्यक्ति उच्च पद पर पहुँचे, और दोनों के इसी खिंचाव में योग्यता कहीं धरी रह जाती है। तो अशोक के बाद के जो शासक हुए उनके काल में भी यही हुआ कि राज दरबार में अलग अलग गुटों का निर्माण हो गया और इस गुटों के आपसी तनाव के कारण या आपसी खींचाखींची के कारण जो साम्राज्य था उसका पतन निश्चित हो गया। एक जो प्रमुख कारण जो इतिहासकारों ने जो व्यक्त किया है वो है कि करों की अधिकता। कि अगर हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं जो चाणक्य ने लिखी है तो देखते हैं कि जनता पर विभिन्न प्रकार के करों का अनेक भार था। और ये करों की अधिकता के कारण क्या था कि जो सामान्य जनता थी उसका धीरे धीरे वो लोग विद्रोह करते थे या फिर वो लोग गरीबी में डूबे रहते थे। इसके अलावा आपको पता है विशाल साम्राज्य को रखने के लिए एक नियमित सेना भी मौर्य शासन में रखी गई थी। तो इस नियमित सेना का भार भी किस पर था, राज्य पर था। और राज्य इसका खर्चा किससे वसूल करेगा, जनता से वसूल करेगा। इसके अलावा अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए, स्तूप बनाए, विहार बनाए, अनेक शिलालेख अभिलेख खुदवाए और उसके अलावा धर्म प्रचारक भेजे और इस सब के अलावा दिल खोल के दान दिया। तो इन सब के कारण जो राजकोष पे भार बढ़ा, तो राजकोष का जो भार था उसको भरने के लिए, राजकोष को भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर लगाए गए। और इन नए नए कर लगाए जाने का क्या हुआ कि धीरे धीरे जनता विद्रोही हो गई या आक्रोशी हो गई। और इसीलिए राजकोष जब रिक्त होने लगा तो धीरे धीरे करों की अधिकता हुई, करों की अधिकता से जनता पर भार पड़ा और जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये भी हम देखते हैं कि मौर्य वंश के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य कारण है कि राजकोष की रिक्तता। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि राजकोष जब मौर्य के अशोक, तो आपको पता है कि उस काल में तो बहुत अधिक मात्रा में राजकोष भरा हुआ था। जब पूरा विशाल साम्राज्य था तो वो कर भी अधिक मात्रा में आता था। लेकिन जब उसके उत्तराधिकारी निर्बल हो गए तो धीरे धीरे प्रांतीय शासक क्या हुए, स्वतंत्र होते चले गए। तो एरिया भी घट गया। एरिया घटने से जो राज्य की आय थी वो सीमित हो गई। लेकिन जो बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, शायद इसके अलावा भोग विलासी भी थे, उनका खर्च ज़्यादा था। तो जब भार क्या हो गया, बढ़ गया और इससे राजकोष धीरे धीरे क्या हो गया, खाली होने लग गया। और अशोक ने दिल खोलकर दान दिया था, बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे, इसलिए राजकोष पहले से खाली था। और बाद के जो शासक आए उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो उस राजकोष को भर सके। और राजकोष की रिक्तता का तात्पर्य है कि शासक का कमजोर होना,
क्योंकि आपको पता है कि कोई भी राज्य जिसकी या कोई साम्राज्य होता है उसकी जो शक्ति होती है वो आर्थिक शक्ति भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब के पास आपके पास आर्थिक रूप से ही आप शक्तिमान नहीं होंगे तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ना तो आप सेना को सही तरह से वेतन दे सकते हो, ना ही कोई नया सैनिक कार्य या नया नया कोई निर्माण कार्य कर सकते हो। इसलिए मौर्य साम्राज्य है वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो धीरे धीरे अपने पतन की तरफ अग्रसर होने लग गया। एक जो अन्य अपन महत्वपूर्ण कारण देखते हैं वो है सैनिक शक्ति का पतन। आप ये सभी जानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सैनिक जो था मतलब सैनिक अभियान को अंत कर दिया। उसने युद्ध छोड़ने की घोषणा की और उसने क्या किया, धर्म विजय का मार्ग अपनाया। उन्होंने धर्म विजय की बार बार जो लोग जो पहले जो पड़ोसी राज्यों पर युद्ध किए जाते थे, लेकिन अशोक ने वो सब त्याग दिया। ना तो उसने किसी राज्य से आगे बढ़कर युद्ध किया और न ही उसने कोई सैनिक अभियान किए। इसका एक नुकसान ये हुआ कि जो सेना जो पहले सैनिक थे वो निरंतर अभ्यासरत रहते थे, वो अभ्यास अब छूट गया और इससे धीरे धीरे सेना क्या हो गई, निपुण। जो पहले सेना निपुण थी वो अब सैनिक निपुणता नहीं रही। इसके अलावा जब आपने भारत में सैनिक अभियान करने बंद कर दिए तो जो पश्चिमोत्तर भारत की जो लड़ाकू जातियां थी या जो बर्बर जातियां थी उनको भारत में आक्रमण करने का मौका मिल गया। लेकिन जब अशोक जैसा चक्रवर्ती सम्राट भारत के साम्राज्य में विराजमान रहा तब उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत पर आक्रमण कर सकें। लेकिन जैसे ही अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो निर्बल थे, अयोग्य थे, तो उस काल में इन जातियों को भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने का मौका मिल गया और धीरे धीरे पश्चिमोत्तर जो प्रदेश था उन पर इन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसीलिए भारत में मौर्य काल में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हुए अशोक के बाद, और 206 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत से मौर्यों का प्रभाव था वो समाप्त हो गया। क्योंकि सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण या विदेशियों का, यूनानियों का, वो मौर्य काल में ही हुआ था। एक जो महत्वपूर्ण जो मौर्यों के पतन के लिए जो कारण जिम्मेदार ठहराया गया है ये बड़े विवादास्पद है, क्योंकि इसमें विभिन्न जो इतिहासकार हैं उनकी अलग अलग राय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो अशोक ने जिस प्रकार बौद्ध धर्म अपनाया था या धम्म का प्रचार किया था उससे ब्राह्मण वर्ग बहुत अधिक क्षुब्ध हो गया था, और इसीलिए जो पंडित हरीश प्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने ये मत व्यक्त किया है कि अशोक की बुद्ध नीति से या बौद्ध नीति से क्षुब्ध होकर ब्राह्मणों ने ये प्रतिक्रिया की थी। और इसीलिए जो पुष्यमित्र शुंग, चूंकि वो ब्राह्मण था और उसी ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धदत्त को हराकर या उसको मारकर मौर्य साम्राज्य का अंत किया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। इसीलिए हरप्रसाद शास्त्री ने ये विचार व्यक्त किया है, लेकिन उनके इस मत का खंडन डॉक्टर राय चौधरी ने किया है। राय चौधरी का ये कहना है कि ये कोई ब्राह्मण प्रतिक्रिया नहीं थी, ये ऐसा कोई मतलब जाति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। उनका ये मत है कि उस काल की जो मैंने जो अभी पहले अन्य कारण गिनाए उनका ये मानना है कि वही कारण इसमें जिम्मेदार थे। इसलिए इस प्रकार के कंट्रोवर्सी में हमें नहीं फंसना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो हमें इस कारण को भी लास्ट में लिख देना चाहिए। इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि ये जो 8-10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आप उसको एक पैराग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।